पिछले एपिसोड में हमने देखा डूम ने पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ डील कर ली है और यूनाइटेड नेशन में जाकर ये ऐलान कर दिया कि अब से सभी लीडर्स डूम के आदेश मानेंगे। यहाँ तक कि डूम ने ज़ीमो और रेड स्कल तक को मार दिया है और दुनिया को ये वादा किया है कि वो लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और उनके लाइवलीहुड का इंतज़ाम करेगा और अब से ये दुनिया एक यूनाइटेड लटवेरिया के अंडर काम करेगी। पर हीरोज़ को इसमें डूम की कोई साजिश नजर आ रही है, इसलिए वो डूम कैसल पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो डूम की फोर्स शील्ड को तोड़ भी नहीं पाते। यहाँ तक कि विजन भी अपनी पावर की मदद से उसे क्रॉस नहीं कर पाता। तो गाइज, यही था जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब आगे डॉक्टर डूम ने वो काम कर दिया था जो आज तक किसी भी देश की गवर्नमेंट या कोई भी हीरोज का ग्रुप नहीं कर पाया था। उसने एक झटके में किसी एक अकेली सिटी, देश या कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं किया था, उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। सभी लीडर्स ने डूम की अधीनता स्वीकार कर ली थी और ये ऐसा नहीं था कि ये फोर्सफुली किया गया हो, बल्कि इसके लिए डूम ने लोगों को बेटर फ्यूचर का सपना दिया था, जैसे डूम कोई संत महात्मा बन गया हो। हाँ, ये तो क्लियर है कि डूम को लोगों पर राज करना पसंद है, पर वो लोगों की भलाई भी कर सकता है। ये बात हीरोज को पच नहीं रही थी, लेकिन देखा जाए तो डूम अपने लटवेरिया में यही तो करता आ रहा है, इसलिए लटवेरिया के लोग डूम को अपना गॉड मानते हैं। और अब जब डूम पूरी अर्थ के लिए डूम स्वास्थ्य योजना और डूम शिक्षा योजना लागू करता है, तो डूम लोगों को उनके मन से उन्हें जीतने लगता है और यही चीज सबसे घातक है। पर दुनिया को जीतना और उसे चलाना दो अलग अलग चीजें हैं और यहीं से शुरू होती है वन वर्ल्ड अंडर डूम के दूसरे एपिसोड की कहानी। एरिज़ोना में कुछ लोग थे जो डूम को अपना सम्राट नहीं मान रहे थे, इसलिए वो उन लोगों को मारने लगते हैं जो डूम के गुणगान कर रहे होते हैं। उसी समय पर फैंटास्टिक फोर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस बात की खबर डूम तक पहुंचती है तो वो यहाँ इन लोगों को मार डालेगा और इससे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन ये लोग अभी भी डूम को एग्जैक्ट प्लान समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ह्यूमन टॉर्च कहता है, मुझे तो लगता है डूम स्कूल खुलवाकर बच्चों के माइंड को ब्रेन वॉश करना चाहता है ताकि अगली पीढ़ी के लोग डूम के एजेंडा का विरोध ही ना कर सकें। रीड ने कहा, काश ये सच होता। मैंने स्कूल्स के करिकुलम, उनके टीचर्स, उनकी फैसिलिटी, हर एक चीज़ को चेक किया है। मुझे उनमें कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिली, बल्कि इस एजुकेशन सिस्टम से तो बच्चों को सीखने का अच्छा मौका मिल रहा है जो पहले की कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही थी। मैं इसे जितना चेक करता हूँ, मेरा दिमाग तो ये मानने को मजबूर होता जा रहा है कि डूम जो कर रहा है उसमें अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डूम ये सब कुछ फ्री में दे रहा है। द थिंग कहता है, डूम ये सब क्यों कर रहा है उसे भी नहीं पता, पर अगर हम लोग जितना टाइम लेंगे डूम उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। डूम को सपोर्ट अगर लोगों का ऐसे ही बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी दुनिया सच में डूम के अंडर आ जाएगी और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट और लोगों की इसकी आदत पड़ चुकी होगी। सूजन भी इस बात से एग्री करती है। वो कहती है, डूम लोगों को फिजिकली नहीं जीत रहा, बल्कि वो उनके दिलों को जीत रहा है, क्योंकि जब लोग खुद से ही उस तानाशाह का सपोर्ट करने लगेंगे तो ऐसे तानाशाह को हटाना नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर जॉनी कहता है, तो क्यों ना उसको उसी के खेल में हरा दिया जाए। अरे मतलब हम सब जानते हैं कि डूम इस तरह का तो नहीं है और वो कल ही यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग करने वाला है। हम उसे वहां पर फिजिकली नहीं हराएंगे, हमें तो बस उस टाइम पर लोगों को ये समझाना है कि डूम किस तरह का आदमी है, उसे एम्बैरस करना है। और जब लोग डूम की ऐसी सच्चाई देखेंगे तो वो लोग भी डूम को वाकई के विलेन जैसा ही समझेंगे। सब लोग इस प्लान को लेकर एग्री कर जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पर इन्हें नहीं पता है कि उनके ही घर में कुछ और भी हो रहा है। सूजन, स्टॉर्म और रीड की बेटी वलेरिया उनसे कहती है कि वो फ्यूचर फाउंडेशन की मेंबर बेंटली से मिलने जा रही है, इसलिए रीड और सू उसे जाने की परमिशन दे देते हैं।
लेकिन वलेरिया बेंटली के यहाँ नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के पास मिलने जाती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वलेरिया भले ही रीड और सू की बेटी है, लेकिन डूम भी वलेरिया को अपनी गॉड डॉटर की तरह ट्रीट करता है। यहाँ तो हीरोज के ठीक नाक के नीचे ही डूम ने अपना गढ़ बना लिया था। डूम वलेरिया के आने पर उसको थैंक्स कहता है। डूम कहता है तुम काफ़ी समझदार हो, इसलिए डूम तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनको डूम फेवर करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है, और तुम वलेरिया, तुम उनमें से एक हो। वलेरिया डूम से कहती है अंकल डूम, आप उसे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने दुनिया को एक साथ कैसे जीता और आपका फाइनल प्लान क्या है। जिस पर डूम कहता है मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम इसे वैसे ना समझ पाओ जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी आंखों से इसको देखो। और फिर डूम एक चुटकी बजाकर अपने मैजिक से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। वलेरिया पूछती है ये आपने कैसे किया। डूम कहता है मेरी शक्तियां अब बढ़ चुकी हैं, लोग हमें देख भी नहीं सकते हैं। ये जगह कनाडा की वो जगह है जहां उनकी म्यूनिसिपैलिटी का एक छोटा सा ऑफिस है, जहां गवर्नेंस और प्लूरलिज्म की बातें होती हैं, तो इस चीज को जस्टिफाई करो। वलेरिया पहले तो शॉक हो जाती है, वो पूछती है क्या म्यूनिसिपैलिटी को। डूम कहता है नहीं, तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ, डेमोक्रेसी को मेरे लिए समझाओ। वलेरिया कुछ देर शांत होती है और फिर कहती है डेमोक्रेसी भी अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं है, पर उसके बदले में जो ऑप्शंस हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई रूल ही ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही ना हो, तो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट और रिसोर्सेज के लिए लड़ने लगेंगे, वो पावर्स के लिए लड़ने लगेंगे, हर तरफ केओस फैल जाएगा। जिस पर डूम कहता है एग्जैक्टली और ये डेमोक्रेसी, ये गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन लोगों को अपनी तरफ करते हैं जो उनके एजेंडा से मतलब रखते हैं या उनसे सहमत होते हैं। और इसी तरह ये दुनिया की हर एक गवर्नमेंट आपस में भी करती है, उनके भी अपने एजेंडाज हैं। इसी वजह से 200 से भी अधिक देशों में संधियां होती हैं और फिर वो टूट जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर लोग नहीं बल्कि देशों के कुछ लोग एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, उनके ईगो क्लैश करते हैं, वो ट्रेड वॉर्स करते हैं, कुछ लोग तो एक्चुअल वॉर्स भी करते हैं। मैंने एक झटके में, सिर्फ एक झटके में उन 200 देशों को एक कर दिया है, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफाइड अर्थ के अंडर ला दिया है। अब कोई भी देश एक दूसरे से compete नहीं करेगा, सबके लिए हर जगह एक समान होगी, सबको एक समान अवसर मिलेंगे। अगर तुम एक कंट्री के लेवल पर डेमोक्रेसी या कहूँ एनार्की को सपोर्ट करती हो तो मेरे एक्शन को क्यों नहीं करती। जिस पर वलेरिया कहती है ये चूरन आप बाकियों को बेच सकते हो, मुझे नहीं। मुझे आप सच बताइए अंकल डूम कि आप ये क्यों कर रहे हो, और हाँ ये मत बताइएगा कि आप ये ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे आप एक्चुअल रीज़न बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जिस पर डूम कहता है तुम्हें सच जानना है तो सुनो, मैं ये सब ग्लोरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले हर कोई यही कहता था कि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है, पर मैंने ये पॉसिबल बना दिया और मैं इसे बेहतर भी बनाना चाहता हूँ। जिस पर वलेरिया कहती है लेकिन लोगों की फ्रीडम का क्या हुआ, आपने उनसे बिना पूछे, उनके बिना मर्जी के अपना शासन उन पर थोप दिया। मैं तो इसे फासिज्म कहती हूँ। डूम ने कहा फासिज्म एक झूठ पर बना होता है, पर मेरा फासिज्म एक सत्य पर बेस्ड है, और वो ये है कि डूम ही सबसे योग्य है, वो ही सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, और डूम ही है जो ये कर सकता है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया था। लेकिन वलेरिया डूम से सहमत नहीं होती है। वो कहती है ये कोई प्रूफ नहीं हुआ कि आप सबसे बेहतर हैं, आपने तो बस लोगों पर अपना रूल थोप दिया है। और सच कहूँ तो डूम भी इस बात को समझता है, पर डूम कहता है इसलिए तो अपने कामों को इतनी तेजी से मैं कर रहा हूँ ताकि वो दुनिया को प्रूव कर पाए कि वो ही सबसे अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, उसका शासन ही सबसे सही है, और वो जल्दी ही एक दिन तुमको भी प्रूव कर देगा कि डूम के अंडर दुनिया का भला हुआ है। और ये सुनकर वलेरिया भी शांत हो जाती है। उसे भी समझ नहीं आता कि वो डूम को गलत कहे या फिर सहे,
क्योंकि डूम को उसने एक विलन जैसे ही जाना है, पर उसका दुनिया की बेहतरी के लिए किए गए एक्शंस उसे बुरा साबित नहीं होने दे रहे हैं। और यही चीज़ इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि यहाँ डूम सिर्फ लोगों पर राज करके उन पर हुक्म नहीं चला रहा, वो लोगों को उनके दिलों से जीत रहा है, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर यही चीज़ हीरोज करते तो सब लोग इसका वेलकम करते, लेकिन ये डूम कर रहा है तो सबको उसके एक्शन पर शक हो रहा है। और अगले दिन यूनाइटेड नेशन में जब डूम को लोगों को संबोधित करना था, फैंटास्टिक फोर तैयार होते हैं। उनका प्लान सिंपल था, डूम को पहले भड़काओ और फिर डूम अपना असली चेहरा दिखा देगा, और वहीं पर हीरोज ये साबित कर पाएंगे कि डूम कोई सेवियर नहीं है, वो अभी भी वही एरोगेंट तानाशाह है। पर एक चीज़ थी जो फैंटास्टिक फोर नहीं समझ रहे थे, डूम उनसे कहीं आगे बढ़ चुका था, वो अभी भी वही कर रहा था जिसे वो बोल रहा था। डूम कहता है, मैं दुनिया में अच्छी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, और बस इतना ही नहीं है, मेरे अभी और भी एजेंडाज हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब से आप सब कहीं भी रहने, बसने, काम करने के लिए फ्री हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी योग्य व्यक्ति को इसलिए मौका ना मिले क्योंकि वो गलत देश में पैदा हुआ है। ये सुनकर काफ़ी सारे लोग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर भी अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। वो लोग डूम बॉट्स और डूम की आर्मी से लड़ने लगते हैं। डूम ये सब पहले ही जानता था, लेकिन डूम अपना आपा नहीं खोता, बल्कि वो शांति से खड़े होकर अपनी स्पीच जारी रखता है। टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह डूम की स्पीच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। डूम का यही प्लान था कि वो लाइव लोगों को दिखाए कि वो लोगों के लिए एक मसीहा है, और ये फैंटास्टिक फोर लोगों के लिए बस छलावे का काम करते हैं। डूम कहता है, रिचर्ड, मैं जानता हूँ तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया है, इसलिए तुम मुझसे नफरत करो, ये मैं समझता हूँ, पर इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? तुम भी तो लोगों का भला करना चाहते हो, और जब मैं ये काम तुम सबसे बेहतर कर रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? क्या तुम यही चाहते कि तुम हीरोज बने रहो? क्या तुम बस लोगों की वाहवाही खुद के लिए रखना चाहते हो? तभी कुछ सिविलियंस अपने हाथ में गन लेकर फैंटास्टिक फोर की तरफ पॉइंट कर देते हैं। रीड उनको ऐसा करने के लिए मना करता है और डूम से कहता है कि वो इनको ऐसा करने से रोके, जिस पर डूम कहता है उसने इन्हें नहीं भेजा है, ना ही वो इनका माइंड कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ये तो खुद अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग इनके सपनों के बीच में रोड़ा बन रहे हो। इनके हाथ में जो गन है, अगर सू अपनी शील्ड से हटाएगी या रेड अपनी शक्तियों से उन्हें छीनेगा तो ये गन ब्लास्ट हो जाएगी और ये मारे जाएंगे। रीड सबको उनसे गन ना लेने को कहता है। अब फैंटास्टिक फोर अपने ही जाल में फंस चुके थे। अगर वो डूम को रोकते हैं तो ये सिविलियंस मर सकते हैं, और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो डूम जीत जाएगा। जब डूम ये देखता है कि फैंटास्टिक फोर शांत हैं, तब डूम एक शैतानी चाल चलता है। वो कहता है, लोग रीड रिचर्ड को स्मार्टेस्ट मैन कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, पर उसने आज तक अपने दोस्त, अपने साथी द थिंग के लिए इलाज क्यों नहीं किया? उसका साथी बस भद्दा सा पत्थर के शरीर के साथ इधर उधर अपना गुस्सा निकालता रहता है। पर दुनिया ये जान ले कि डूम अपने दुश्मनों पर भी दया दिखाता है। उसके लिए अगर कोई दुख में है तो डूम उसकी मदद जरूर करेगा, और इतना कहते ही डूम अपनी मैजिकल पावर से वो कर देता है जो अभी तक रीड भी नहीं कर पाया था। डूम द थिंग की बॉडी को पहले जैसे इंसानों की तरह नॉर्मल कर देता है। ये देखकर सारी दुनिया शॉक रह जाती है। उनकी नज़रों में ऐसा दिखता है कि जैसे डूम ने द थिंग और फैंटास्टिक फोर पर बड़ा एहसान कर दिया है। डूम जाते हुए उनसे कहता है कि मैंने सारे नुकसान की भरपाई का बिल तुमको भेज दिया है। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें इस बार तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगली बार इस हरकत के लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। और अगले ही दिन सारी दुनिया में बस इसी चीज़ की चर्चा होने लगती है। लोग डूम के फेवर में होते हैं। वो बताते हैं कि डूम की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उनको अब जीने की होप मिल रही है। और कुछ लोग तो हीरोज़ पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं कि जब ये डूम कर सकता है तो हीरोज़ ने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया है। और यहीं से
डूम की आइडियोलॉजी, उसकी प्लानिंग का असर दुनिया में साफ साफ झलकने लगता है। वहीं पर हीरोज़ भी अब मीटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि दुनिया के सभी लीडर्स को या तो माइंड कंट्रोल किया गया है या उन्हें डूम बॉट से रिप्लेस कर दिया गया है। इसलिए हीरोज़ एक टीम बनाते हैं जिसमें वो हर एक लीडर के पास जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर वो किसी जादू के वश में हैं तो उन्हें स्कारलेट विच के जादू की मदद से सही किया जाएगा, और अगर वो डूम बॉट से रिप्लेस्ड हैं तो इस सच्चाई को सबके सामने लाया जाएगा। पर इसके लिए उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा और ये चीज़ अकेले हीरोज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मास्टर ऑफ इविल की मदद मांगते हैं। तो गाइस, अब कहानी में हीरोज़ के साथ साथ विलेंस भी आ चुके हैं, और क्या ये विलेंस हीरोज़ का एक्चुअल में साथ देंगे या उनसे गद्दारी करेंगे, ये सब तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।